हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज हमारा टॉपिक होगा सबसे जबरदस्त और सबसे अच्छा टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। सब लोग तैयार हो जाओ, कॉपी पेन उठा लो और पढ़ने के लिए एकदम तैयार हो जाओ, ठीक है। और सब लोग कुछ खाना वाना भी खा के बैठ जाना पढ़ने के लिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया जाए। सब लोग तैयार हैं? आओ चालू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पूरे जोश में और पूरे जुनून के साथ आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्लास 12 में अबाउट 20 नंबर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के लिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स। तो आज हम लोग जो चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो मेरा नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, इंजीनियर राजेश कुशवाहा, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। और हम आपको बायो और केमिस्ट्री पढ़ाता हूं इसी चैनल पे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या चालू करेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब, सबसे पहले सर रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो आइए सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। ठीक है बच्चों, हेडिंग डालो रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, थोड़ी बात हो जाए, फिर चर्चा हो जाए थोड़ा रिप्रोडक्शन के बारे में। सबके मन में लड्डू फूट रहे हैं कि रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, बहुत मजे आ रहे हैं लोगों के पास, बच्चों के पास। बच्चों इसको बहुत सीरियसली, बहुत ध्यान से पढ़ना है। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपकी लाइफ के लिए टॉपिक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और हमारे साथ राइट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है एंड रिप्रोडक्शन द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फ्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी अपनी जैसा संतान पैदा करने की क्षमता को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपने जैसा संतान पैदा करने की क्षमता को क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन इज एबिलिटी टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरा, रिप्रोडक्शन आल्सो मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन। कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी दर पीढ़ी को बनाए रहता है। जैसे हम है तो हमारा बच्चा होगा, उसका बच्चा होगा, उसका बच्चा होगा, यानी कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन मेरा चलता रहेगा। बोलो बच्चों, अगर रिप्रोडक्शन नहीं रहता तो क्या पूरा ये संसार होता? नहीं होता। आज देखो हमारे इंडिया का संख्या भी कितना तेजी से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? चाइना तो नंबर 1 पे चल रहा है, तो अपना इंडिया भी कम नहीं है। चलते रहो, यानी पूरा संख्या फैलाते रहो। तो ये सब रिप्रोडक्शन का देन है। तो रिप्रोडक्शन के आज हम पूरे अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बच्चों, तो देखिए हमारे साथ, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन? बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन आल्सो मेंटेन द continuity ऑफ जनरेशन। यानी रिप्रोडक्शन क्या करता है? हमारी जनरेशन को कंटिन्यू करता है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हमारा तैयार होता जाता है। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस formation of new organism from pre-existing organism is called रिप्रोडक्शन राइट डाउन करिए। तो रिप्रोडक्शन क्या है? यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यह आल्सो मेंटेन करता है कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन को। एंड रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन।
यानी अपने जैसा संतान पैदा करने की क्षमता को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है, हो गया। तो ये है रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, आप राइट डाउन कीजिए और हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है हमने बता दिया कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। समझे बच्चे? तो रिप्रोडक्शन के दौरान होने वाली घटनाओं के बारे में हम लोग जान जाएं कि रिप्रोडक्शन के दौरान कौन कौन से घटना होती है। ठीक है बच्चों, आगे चला जाए। तो रिप्रोडक्शन का आपने डेफिनेशन पढ़ा, खूब अच्छे से, खूब आराम आराम से आप पढ़ते रहिए। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। मस्ती करते पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो हम लोग पढ़ेंगे इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अरे भाई, अगर आप रिप्रोडक्शन के लायक कब होंगे? जब आपके अंदर गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट बनेगा। अगर लड़का है तो उसके अंदर स्पर्म बनेगा, अगर फीमेल है तो उसके अंदर ओवा बनेगा, तभी तो रिप्रोडक्शन होगा। यानी सबसे पहले अगर रिप्रोडक्शन के आप लायक हो तो सबसे पहले आपके बॉडी में स्पर्म और ओवा का बनना जरूरी है। बोलो ना। अगर आप अबाउट, हम देखा गया है मेल में कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है अबाउट 14 इयर्स में स्टार्ट हो जाता है, और फीमेल के अंदर जो ओवा का फॉर्मेशन है वो फीटल स्टेज में ही ओवा बनना चालू हो जाता है। किस स्टेज में? फीटल स्टेज में। लेकिन जब अगर किसी माँ के गर्भ में बच्ची है तो उस बच्ची के ओवरी के अंदर ओवा बनना चालू हो जाता है। वो मैच्योर ओवा नहीं रहता है, लेकिन ओवा बनना चालू हो जाता है फीटल स्टेज से ही। समझ में आ रहा है हमारी बात? और जब उस बच्ची का बर्थ होता है, जन्म होता है, तो 13 साल, जब वो 13-14 साल की बच्ची होती है तो उसके अंदर एक मैच्योर ओवा का फॉर्मेशन होता है, सिंगल ओवा। यानी आफ्टर 13 इयर्स, आफ्टर 14 इयर्स कितने ओवा? एक ओवा रिलीज होता है। समझ में आया? तो फीमेल के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं, बोलो ना, और फीमेल के अंदर 1 ओवा बनता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले अगर रिप्रोडक्शन करना है तो मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवा बनना चाहिए। तो सबसे पहली घटना होती है गैमेटोजेनेसिस। पहला क्या होता है बाबू? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब ये होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। लिखते रहिए हमारे साथ, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो गैमेटोजेनेसिस में होता है, अगर मेल है तो उसके अंदर क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। अगर फीमेल है तो उसके अंदर क्या बनेगा बाबू? ओवा बनेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवा इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्म और ओवा का बनना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस होता है। बोलो, पक्की बात? गैमेटोजेनेसिस के बाद कौन सा प्रोसेस आता है? इंसेमिनेशन। दूसरा क्या आता है बाबू? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब होता है मेल का स्पर्म फीमेल के वेजाइना के अंदर जाना, उसे इंसेमिनेशन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल वेजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। भाई, जब तक स्पर्म ओवा के पास जाएगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? निषेचन कैसे होगा? यानी ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन वेजाइना, यानी वेजाइना के अंदर स्पर्म का जाना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन कहलाता है। अब इंसेमिनेशन के बाद क्या होगा? अब स्पर्म हम वेजाइना के अंदर डाल दिए तो उसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा बच्चों? फर्टिलाइजेशन। और दूसरा हेडिंग है फर्टिलाइजेशन। ये सब घटनाएं होती हैं रिप्रोडक्शन के दौरान। फर्टिलाइजेशन, हिंदी में इसे निषेचन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। स्पर्म और ओवा का, स्पर्म और प्लस ओवा का फ्यूजन क्या कहलाता है? जाइगोट कहलाता है। तो हमने बताया फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा इज कॉल्ड जाइगोट। हमने ये बताया था कि जब स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है, उसी तरह ओवा का फॉर्मेशन ओवरी के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है, और इन दोनों का जब फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट के अंदर जो क्या होता है? क्रोमोसोम 46 होता है। बोलो ना।
तो ये था फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चों क्या होता है बताओ? फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होगा। हटा दे रहे हैं इसको, हटा दिया जाए, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ जाइगोट इन इनर वॉल ऑफ द यूट्रस। क्या होता है बच्चों? अब उसके बाद इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ जाइगोट, अटैचमेंट ऑफ जाइगोट इन इनर वॉल ऑफ यूटरस। inner wall of uterus, attachment of zygote in inner wall of the uterus is called implantation। कहने का मतलब अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव की यहाँ पे नॉर्मल बात करें, आपको आगे हम पढ़ाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में, तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमने बताया ये क्या होता है, यहाँ पे ओवरी होती है। आपको हम इसको डिटेल में बताएंगे आगे लेक्चर में। यहाँ थोड़ा सा हमको बता दें, जब यहाँ स्पर्म और प्लस ओवा, स्पर्म और ओवा यहाँ फ्यूजन हो जाता है तो यही इंडोमेट्रियम की यूट्रस की अंदर वाली लेयर, यही पे जाइगोट आगे बन जाता है और यही जाइगोट जाके इंडोमेट्रियम की वॉल पे धंस जाता है और यहीं पे डेवलपमेंट इस बेबी का स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, वैसे वैसे इस बॉडी का विकास होने लगता है और वही 9 महीने के बाद क्या होती है? डिलीवरी होती है, जिसे पास्चुरेशन के नाम से जानते हैं। समझ में आया? तो इम्प्लांटेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे? गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड वह टाइम पीरियड है जब क्या होता है, स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हो जाता है और जिस दिन से यहाँ जाइगोट आके इंडोमेट्रियम की वॉल से धंस जाता है, अटैचमेंट हो जाता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द यूट्रस से, उस दिन से लेके जब तक डिलीवरी के टाइम तक उस स्टेज को, उस अवस्था को, उस समय अंतराल को हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। द पीरियड बिटवीन अटैच इम्प्लांटेशन टू प्रेगनेंसी डिलीवरी इज बिफोर डिलीवरी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। ये भी समझ में आ गया। गेस्टेशन पीरियड के बाद क्या होता है? क्या होता है बाबू? पास्चुरेशन होता है। पास्चुरेशन मतलब डिलीवरी यानी फुल्ली मैच्योर बेबी। कितने मंथ में? आफ्टर 9 मंथ फुल्ली मैच्योर बेबी और फ्रॉम द बॉडी। ये था इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन में एक बार हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद हमने बात किया था, सबसे पहले अगर फीमेल है, सबसे पहले उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होगा, मेल के अंदर स्पर्म बनेगा और फीमेल के अंदर ओवा बनेगा। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस के बाद हमने बताया कि इंसेमिनेशन होगा। भाई स्पर्म, इंसेमिनेशन का मतलब स्पर्म का वेजाइना के अंदर एंट्री कर जाना इंसेमिनेशन कहलाता है। जब इंसेमिनेशन हो जाएगा तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब हमने बताया कि द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन आल्सो टेक प्लेस इन isthmus एंड एम्पुलरी जंक्शन। ये आगे हम बताएंगे आपको। उसके बाद हम बताएंगे हमने क्या करा दिया, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन करा दिया। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन हमने करा दिया। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ जाइगोट इन इनर वॉल ऑफ द इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। उसके बाद हमने बताया गेस्टेशन पीरियड, जिस दिन से इसमें अटैचमेंट हो गया जाइगोट का, कहां पे? इंडोमेट्रियम, उस दिन से लेके डिलीवरी से पहले का जो टाइम होता है उसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और जब 9 मंथ का बेबी फुली मैच्योर हो जाता है तब उसकी डिलीवरी होती है, जिसे हम पास्चुरेशन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसका नाम होता है टेस्टिस के बारे में। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आओ अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, अभी तक तो हम लोग घटना कौन कौन सा होता है, कौन कौन से इवेंट हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट क्या होता है भाई? टेस्टिस होता है। द मेन पार्ट क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव? टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मेल। क्या होता है? टेस्टिस। भगवान ने बनाया इस टेस्टिस को, शरीर से बाहर रखा। क्यों रखा है आगे बता दे रहे हैं।
इसके अंदर एक सेप्टा रखा और हर एक मेल के अंदर टेस्टिस किस पाउच में होता है? स्क्रोटम में होता है, स्क्रोटम के अंदर होता है। इस स्क्रोटम के अंदर भगवान ने 2 टेस्टिस रखा और जो टेस्टिस जुड़ा होता है जिसका नाम है जुबरनाकुलम। क्या नाम है? जुबरनाकुलम। क्या नाम है? जुबरनाकुलम से हमारे टेस्टिस क्या होते हैं? अटैचमेंट होता है, इसे हम टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। और बीच में डिवाइड जो पोर्शन है इसे सेप्टा के नाम से जानते हैं। और यही पूरा पोर्शन जो होता है स्क्रोटम, ये अटैच होता है इंग्यूनल कैनाल से। किसे कहते हैं? इंग्यूनल कैनाल से। इंग्यूनल कैनाल से। यानी हम लोगों का जो टेस्टिस होता है वो किसमें होता है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे एक स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। उसे हम इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? टेस्टिस। भगवान ने 2 टेस्टिस हम लोगों के अंदर बनाया है और यही टेस्टिस अटैच होते हैं स्क्रोटम से एक मसल्स के जरिए। जुबरनाकुलम लिगामेंट होता है जिसका नाम है जुबरनाकुलम। क्या नाम है? जुबरनाकुलम। बोलो बच्चों। अब हम बात करें टेस्टिस के, तो अगर टेस्टिस के हम बाहर देखें तो टेस्टिस को अगर हम बाहर निकाल के अध्ययन करते हैं तो टेस्टिस के अंदर भगवान ने 3 लेयर बनाया है। कितने लेयर? 3 लेयर। कितने लेयर बाबू? 3 लेयर टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। थोड़ा और बात कर लिया जाए। अभी हम लेयर के बारे में पढ़ेंगे टेस्टिस के, और टेस्टिस के अंदर जाके फाड़ के एक चीज हम लोग पढ़ेंगे। टेस्टिस को शरीर से बाहर क्यों रखा गया? क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इस बॉडी टेम्परेचर पर स्पर्म का फॉर्मेशन हमारे टेस्टिस के अंदर नहीं हो पाता। इसलिए भगवान ने इसे बाहर रखा ताकि हमारे बॉडी से स्पर्म का फॉर्मेशन 1-2 डिग्री सेल्सियस कम पे होता है। यानी बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो हम लोगों का स्पर्म का फॉर्मेशन 34 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यानी बॉडी टेम्परेचर के 1-2 डिग्री सेल्सियस कम पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। कहां होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। तो टेस्टिस के लेयर की बात करें तो टेस्टिस के 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं बच्चों? 3 लेयर होते हैं। टेस्टिस के कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। बोलो कितने लेयर टेस्टिस होते हैं? बताओ। 3 लेयर होते हैं। ठीक है। टेस्टिस की जो लंबाई होती है 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होती है? मोटी होती है। क्या होती है? थिक होती है। कितना होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी होती है और 5 से 4 सेंटीमीटर क्या होती है भाई? लॉन्ग होती है टेस्टिस की लेंथ और मोटाई। तो भगवान ने टेस्टिस को कितने लेयर बनाया था भाई? पहला होता है, पहले लेयर का नाम है ट्यूनिका वर्जिनैलिस। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एंड थर्ड सबसे इनर मोस्ट लेयर का नाम है टेस्टिस के ट्यूनिका वास्कुलोसा। क्या नाम है? ट्यूनिका वास्कुलोसा नाम है। इसको आप राइट डाउन करते रहिए। हमने बताया टेस्टिस के जो 3 लेयर होते हैं ट्यूनिका वर्जिनैलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वास्कुलोसा। ठीक है। इस टेस्टिस के अंदर भगवान ने लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल बनाया है। कितने? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं। यानी टेस्टिस के अंदर अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं? 250। इसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिस के अंदर क्या पाए जाते हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या कितनी होती है? 250 होती है। और इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। क्या पाए जाते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बच्चों क्या पाए जाते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। बोलो ना, क्या पाए जाते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल। यानी इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल। क्या पाए जाते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल। इनकी संख्या 1 से 3 होती है। इसी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर एक सेल पाई जाती है, एक सेल पाई जाती है। इस सेल का नाम है लेडिंग सेल। क्या नाम है? लेडिंग सेल।
और यह लेडिंग सेल एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है एंड्रोजन हार्मोन। क्या नाम है? एंड्रोजन हार्मोन। और इसी एंड्रोजन हार्मोन का एक पार्ट है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यानी हमारे सेमिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर कौन सी सेल पाई जाती है? लेडिंग सेल, जो बनाती है एंड्रोजन हार्मोन, और उनका एक छोटा पार्ट है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां पाया जाता है? टेस्टिस के अंदर से रिलीज होता है। और यह हार्मोन हमारे अंदर जोश, शक्ति, इंटेलिजेंसी, बॉडी का ग्रोथ, जो भी मेल कैरेक्टर है उसको एक्सप्लेन करता है, उसको एक्साइट करता है मेल हार्मोन को, और बॉडी के ग्रोथ को हेल्प करता है, इंटेलिजेंसी पावर प्रोवाइड करता है, और क्या करता है? और शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है, हिटनेस पैदा करता है, और इस टेस्टोस्टेरोन का जो भी मेल के कैरेक्टर है उसको शो करने में बहुत सहायता करता है। The male reproductive hormone is testis, testosterone. Testosterone hormone are found in the testis. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझो, आराम से पढ़ा रहे हैं, एकदम आराम से। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल कितना होता है बच्चों? 250 होता है, और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या पाए जाते हैं? 1 से 3 क्या पाए जाते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। पक्की बात। इसी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर 2 प्रकार की सेल पाई जाती है। कौन सेल पाई जाती है? 2 प्रकार की सेल। एक होता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है, और दूसरा होता है सर्टोलिक सेल होती है, सर्टोलिक सेल। इतना आप राइट डाउन कीजिए, फिर हम इसको डिलीट करें, आगे बढ़े हम। क्या करें? डिलीट कर हटा दें इसको। राइट डाउन हो गया, आगे चलते हैं। तो हमने बताया टेस्टिस के 3 लेयर होते हैं, ट्यूनिका वर्जिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वास्कुलोसा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टेस्टिस। ट्यूनिका वास्कुलोसा के अंदर टफ ऑफ द ब्लड कैपिलरीज होती हैं। टफ ऑफ द ब्लड कैपिलरीज आर फाउंड इन द ट्यूनिका वास्कुलोसा। बोलो, इन टेस्टिस अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आर फाउंड। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स अबाउट 1 to 3 seminiferous tubules are found. The seminiferous tubules have 2 types of the cell, like spermatogonia cells and sertolic cell. हो गया, आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। तो टेस्टिस के 3 लेयर होते हैं, कौन कौन? 3 लेयर, ट्यूनिका वर्जिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वास्कुलोसा। टेस्टिस की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और इसकी मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस के अंदर कौन सा हार्मोन बनता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, जो हमारे दाढ़ी मूंछ, हमारी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है, जोश मेंटेन, जोश रखता है हमारे बॉडी के अंदर। सेल्स ऑफ लेडी यही बनाती है एंड्रोजन हार्मोन। टेस्टिस एक पाउच में होता है जिसको हम स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। एक पाउच होती है मसल्स की, और उस मसल्स के पाउच का नाम क्या है? स्क्रोटम नाम है। और ये टेस्टिस 2 टेस्टिस होते हैं, और प्रत्येक टेस्टिस अटैच होता है एक लिगामेंट के जरिए जिसका नाम है जुबर्नाकुलम। क्या नाम है? जुबर्नाकुलम। बीच में सेप्टा होता है जो डिवाइड करता है। और ये हम लोगों का टेस्टिस किससे अटैच होता है भाई? इंग्यूनल कैनाल। इसको क्या कहते हैं? इंग्यूनल कैनाल कहते हैं। कौन सा कैनाल? इंग्यूनल कैनाल। सबसे जबरदस्त बात यह है कि जब हम लोग मां के गर्भ में रहते हैं तो ये टेस्टिस जानते हो क्या होता है? एब्डोमेन में होता है। क्या होता है? एब्डोमेन में टेस्टिस का विकास होता है। एब्डोमेन, इसे क्या कहते हैं? एब्डोमेन कहते हैं। अगर जो मां के गर्भ में जो बच्चा होता है उसका टेस्टिस कहां होता है? एब्डोमेन में होता है। एट द टाइम ऑफ द बर्थ ये टेस्टिस क्या होते हैं? एब्डोमेन से बाहर निकल जाते हैं। ये नॉर्मल केस होता है। अगर किसी बच्चे का टेस्टिस अगर एब्डोमेन में रह जाए तो उस बीमारी को कहते हैं क्रिप्टोडिज्म। कौन सी बीमारी कहते हैं? क्रिप्टोडिज्म डिजीज कहते हैं। तब उसको सर्जिकल व्यवस्था के जरिए, सर्जरी के जरिए उस टेस्टिस को एब्डोमेन से बाहर निकाला जाता है, एक्सटर्नल किया जाता है। अगर आप लोग बताओ, अगर टेस्टिस को छोड़ दिया जाए एब्डोमेन के अंदर तो क्या स्पर्मेटोजेनेसिस होगा? बोलो, नहीं होगा। स्पर्म बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पे हम लोगों का स्पर्म नहीं बनता है। इसलिए उसको सर्जरी के जरिए शरीर से बाहर का, एब्डोमेन से बाहर करते हैं, एक्सटर्नल आउट करते हैं, जिसे हम क्रिप्टोडिज्म कहते हैं। बोलो ना, हटा दें इसको। अब हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या करती है, सर्टोलिक सेल क्या करती है। हटा दें इस पॉइंट को, हटा दे रहे हैं। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? रिवाइज हम एक ही शब्द को बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोग रिवाइज करते रहिए।
और पूरे जोश में इस चैप्टर को पढ़िए, एकदम आग लगा दीजिए, इस वीडियो को चारों तरफ वायरल कर दीजिए, ठीक है। और आप लोगों को ऐसे ही मस्त मस्त वीडियो, अच्छे अच्छे टॉपिक को हम लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं स्पर्मेटोगोनिया, यानी हम लोग शुरू से पढ़ते हैं जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है। सेमनीफेरस ट्यूबुल, इसके अंदर दो प्रकार के सेल होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा होता है सर्टोलिक सेल। और इसी स्पर्मेटोगोनिया सेल के अंदर मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। कितने स्पर्म बनते हैं? अबाउट 1 से 4 बनते हैं स्पर्म। ये क्या है बाबू? मियोसिस। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है, इससे स्पर्म बनते हैं। और ये सर्टोलिक सेल का मेन काम है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग ए स्पर्म। ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है बच्चों? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड टू डेवलपिंग स्पर्म। बोलो बच्चों, तो डेवलपिंग यानी ये सर्टोलिक सेल इस स्पर्म को क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ताकि स्पर्म पूरे तरीके से मैच्योर हो जाए, मैच्योर होकर जाके लड़ाई करने में एकदम तैयार हो जाए, परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए। तो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स 1 से 3 होती है। कितनी होती है बच्चों? 1 से 3 होती हैं। और ये बनाती हैं क्या? ये दो प्रकार की सेल होती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल और सर्टोलिक सेल। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर मियोसिस होता है तो स्पर्म बनते हैं, और सर्टोलिक सेल इसको स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिससे मैच्योर होता है स्पर्म। अब हम लोग पढ़ेंगे मेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हेलो बच्चों, तो हम लोग बात क्या कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर? तो हमने सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम मेल रिप्रोडक्टिव के होल डायग्राम पे आते हैं। यस सर। इसके पहले हम लोग बताए थे, क्या बताए थे बाबू, कि जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर भगवान ने 3 लेयर बनाया है। कितने लेयर? 3 लेयर। हमने बताया था कि टेस्टिस के सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? ट्यूनिका वर्जिनैलिस। क्या बोला जाता है? ट्यूनिका वर्जिनैलिस। अच्छा, मिडिल लेयर क्या होता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है। और सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है टेस्टिस की, जिसे ट्यूनिका वास्कुलोसा के नाम से जानते हैं। हमने बताया था कि टेस्टिस के अंदर पाया जाता है 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाया जाता है, और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाए जाते हैं। हमने बात बताई थी। यही सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती हैं जिसके अंदर हमने बताया था सेल लेडिंग सेल पाई जाती हैं, जो कौन सा हार्मोन निकालती है? एंड्रोजन। और उसी का एक पार्ट होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये ऐसा हार्मोन है जो मेल के अंदर जोश, जुनून और टैलेंट और बॉडी के अंदर ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज उसके बाद जो हमने बताया सेमनीफेरस जो ट्यूबुल्स होता है उसमें 2 प्रकार की सेल होती हैं। एक होता है स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा होता है सर्टोलिक सेल। तो स्पर्मेटोगोनिया हम लोगों ने बात किया था कि स्पर्मेटोगोनिया के अंदर मियोसिस होता है, तो क्या बनता है बच्चों? स्पर्म बनता है। और सर्टोलिक सेल उसको क्या करता है? स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है कि स्पर्म क्या हो जाए? ताकतवर हो जाए, मजबूत हो जाए। बोलो ना। तो सर्टोलिक सेल का मेन काम क्या होता है बच्चों? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और ये न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड करेगा? स्पर्म को, ताकि स्पर्म पूरे तरीके से तैयार हो जाए। बोलो। तो अब हम चलते हैं आपको ले चल के डायग्राम पे। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर। यस, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। तो हमने ओवरऑल पूरा डायग्राम यहाँ पे रख दिया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ स्पर्म बनता है और कैसे क्या होता है। तो हमने बताया था कि हम लोगों का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है पेल्विक रीजन में होता है। कहाँ होता है? पेल्विक रीजन। इस रीजन को कहते हैं पेल्विक रीजन। इसके ऊपर होता है पेक्टोरल रीजन। बोलो ना। यस सर। तो जो पेल्विक रीजन में हमारा क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। भगवान ने 2 टेस्टिस बनाया है। कितने टेस्टिस? 2 टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर बात करें तो क्या होता है बाबू? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। कितने होते हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। 250 कितने होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाया जाता है। और इसी सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। जब स्पर्म का फॉर्मेशन सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है वो स्पर्म बनाती है। इसी को फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम
इस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को ही क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। बोलो ना, यह जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होगी वो स्पर्म बनाएगी और यह स्पर्म सबसे पहले जाएगा कहां पे? रेटी टेस्टिस के पास। कहां जाएगा स्पर्म? रेटी टेस्टिस के बाद, और रेटी टेस्टिस के बाद वो जाएगा वासा इफ्रेंसिया, और वासा इफ्रेंसिया के अंदर जाएगा एपिडिडाइमस में। कहां जाएगा? एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस में कहां जाएगा? एपिडिडाइमस में। जो एपिडिडाइमस में क्या होता है, इसमें स्पर्म क्या होता है? स्टोर होता है टेम्पोरली। क्या होता है? स्टोर होता है टेम्पोरली। एपिडिडाइमस में क्या होता है? स्टोर होता है क्या? स्पर्म। कैसा स्टोर होता है स्पर्म? कैसा? टेम्पोरली स्टोर होता है। यानी स्पर्म कहां बनता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर बनता है। कौन बनाता है? भाई स्पर्मेटोगोनिया सेल बनाएगी। और स्पर्म कहां जाता है उसके बाद? रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया, और वासा इफ्रेंसिया से एपिडिडाइमस में जाके स्टोर होता है, और यहां स्टोर होके क्या करता है? मैच्योरेशन होता है। क्या होता है? मैच्योरेशन होता है। यानी मैच्योरेशन एंड स्टोर ऑफ स्पर्म कहां होता है? एपिडिडाइमस में होता है। उसके बाद ये मेरा स्पर्म किस में आता है? वास डिफरेंस में। कहां आता है? वास डिफरेंस में। बहुत गजब की ये बात है कि अगर इस वास डिफरेंस को कट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? कट करके बांध दिया जाए, इसी कट को कहते हैं वैक्सोटॉमी। वैक्सोटॉमी कहा जाता है। यानी ये सर्जिकल व्यवस्था है नसबंदी का। अगर ये वास डिफरेंस काट के बांध दिया जाए तो क्या स्पर्म इधर आएगा? क्या स्पर्म पेनिस में आएगा? क्या फर्टिलाइजेशन होगा? क्या बच्चा पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इनका वास डिफरेंस काट के बांध दिया गया है। ये स्पर्म में जाएगा ही नहीं। बोलो ना, तो इसको कहते हैं सर्जिकल व्यवस्था है, जिसके जरिए मेल के अंदर नसबंदी होती है। उसको हम वैक्सोटॉमी कहते हैं। इसको हम हटा देते हैं, इस बात को भाई हम जोड़ देते हैं, इनका नसबंदी ना हो। ठीक है। अब ये जाता है वास डिफरेंस के माध्यम से सीधे कहां जाता है? स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर। ये क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है। ये एरिया क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है। यह सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स इस स्पर्म को कैल्शियम देगा और लैक्टिक एसिड, एमिनो एसिड, न्यूट्रिशनल चीज से क्या होगा? ये स्पर्म आके सेमिनल वेसिकल से मिल जाएगा। ये सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड करता है एमिनो एसिड, प्रोटीन, कैल्शियम, ताकि स्पर्म और मजबूत हो जाए और मैच्योर हो जाए और ताकतवर हो जाए। अब जब स्पर्म यहाँ पूरी तरीके से ताकतवर हो जाता है, तब वो आता है कहां पे? प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। क्या आता है? अब प्रोस्टेट ग्लैंड से एक फ्लूइड निकलता है जिसका नाम है प्रोस्टैटिक फ्लूइड। ये प्रोस्टैटिक फ्लूइड क्या करता है? इस स्पर्म को मैच्योर करता है, परिपक्व करता है। यानी पूरे तरीके से स्पर्म फुल्ली मैच्योर हो जाता है। यहां पे होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का मेन काम होता है कि स्पर्म आने से पहले ही यह एक लिक्विड वाटरी फ्लूइड सीक्रेट करता है। क्या? वाटरी फ्लूइड सीक्रेट करता है। यानी अभी मान लो स्पर्म निकलने वाला है, उसके निकलने से पहले तुरंत बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड वाटरी फ्लूइड चिपचिपा सीक्रेट कर देता है। वो फ्लूइड इसलिए सीक्रेट करता है ताकि जो मेरा स्पर्म आए वो तैरते हुए दौड़ते हुए आए बाहर पेनिस के रास्ते। तो इसलिए स्पर्म को तैरने के लिए, मोटिलिटी के लिए ये क्या होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एक वाटर सीक्रेट करता है, वाटरी फ्लूइड सीक्रेट करता है, और यही वाटरी सीक्रेशन सबसे पहले पेनिस में बाहर निकलता है, और तुरंत निकलने के तुरंत 1 सेकंड बाद तुरंत स्पर्म रिलीज हो जाता है। इसी को कहते हैं स्पर्मिनेशन, स्पर्म का बाहर निकलना। बोलो ना। उसके बाद क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं बाबू? यहाँ पे पाई जाती है पेनिस के जो ग्लैंड्स पेनिस है उसके पार्ट पे आप देखेंगे थोड़ा गड्ढा दिखाई देता है। इसे हम कहते हैं ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है टाइसन्स ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? टाइसन्स ग्लैंड। यह टाइसन्स ग्लैंड यहाँ पे खराब चीज स्रावित करती है। क्या करती है? खराब चीज स्रावित करती है। इसीलिए इस ग्लैंड को हम बात करते हैं इन मुस्लिम फैमिली, इसको काट के हटा दिया जाता है। न ये ग्लैंड रहेगा, न इसका खराब चीज स्रावित करेगा, गंदी चीज स्रावित करेगा, क्योंकि गंदी चीज स्रावित करेगा तो भाई इन्फेक्शन की चांसेस तो ज्यादा रहेगी। बोलो ना, इन्फेक्शन ज्यादा होगा, और जब इन्फेक्शन ज्यादा होगा तो भाई कैंसर होने की संभावना है। इसलिए ना ये ग्लैंड रहे, इसको हटा ही दिया जाए। तो इन मुस्लिम फैमिली के अंदर टाइसन्स ग्लैंड काट के हटा दिया जाता है, जिससे इन्फेक्शन होने की कोई चांसेस ही नहीं हो।
बोलो ना। ये है टाइसन्स ग्लैंड का वर्क। ये होता है ग्लांस पेनिस, और ग्लांस पेनिस पूरा मस्कुलर होता है। हम लोगों का पेनिस क्या होता है? मस्कुलर होता है, लेकिन बंदर के पेनिस में बोन पाया जाता है। हम लोगों के पेनिस में बोन नहीं पाया जाता है। किसके पेनिस में बोन में पाया जाता है? बंदर के, मंकी के पेनिस में बोन पाया जाता है। ये बहुत जहर लाइन है, आग लगा देना इस लाइन पे। जो पेनिस ओपनिंग होता है उस ओपनिंग को कहते हैं मीटर्स। क्या बोलते हैं? मीटर्स। और हम लोगों में सबसे सुपरहिट व्यवस्था है कि हम लोगों के पेनिस से ही यूरिन भी आता है और पेनिस से भी स्पर्म आता है। लेकिन हम बात करें फीमेल का तो यूरिन के लिए अलग द्वार है और बर्थ कैनाल के लिए अलग द्वार है। बोलो ना। तो मेल और फीमेल में सबसे जबरदस्त अंतर यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिलता है कि हम लोग के पेनिस से स्पर्म और प्लस यूरिन दोनों एक साथ आते हैं, लेकिन फीमेल में ऐसा केस नहीं है। यूरेथ्रल ऑफिस यानी यूरिन द्वार अलग है, अपेजाइनल ऑफिस अलग है। बोलो बच्चों, सही है। अब हम बात करेंगे पेनिस के ऊपर एक कवर होती है जिसे फोरस्किन कहते हैं। फोरस्किन यानी पेनिस के ऊपर एक लेयर होती है। बोलो ना। ये जो खुला खुला पार्ट होता है उसे ग्लांस पेनिस के नाम से जानते हैं। ये था ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक झलक। अभी एक चीज को हम पूरे जो चीज बताए हैं उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं। एक बार ध्यान लगा के हमारी बात को रिवाइज कर रहे हैं, सुन लो। सबसे पहले स्पर्म कहां बनता है बाबू? टेस्टिस के अंदर बनता है। तो टेस्टिस के अंदर कहां बनता है? तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बनता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल कितने होते हैं? तो 250 होते हैं। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 कितने? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और उसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सेल ऑफ ब्लीडिंग पाई जाती है जो एंड्रोजन हार्मोन बनाती है, जो टेस्टोस्टेरोन निकालता है। और ये हार्मोन हमारे शरीर में दाढ़ी, मूंछ, जोश और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। बोलो ना। अब उसके बाद ये स्पर्म कहा जाता है रेटिटेटिस में। रेटिटेटिस से कहा जाता है वासा इफ्रेंसिया, और वासा इफ्रेंसिया से कहा जाता है एपिडिडाइमिस में, जो स्टोर होता है, टेम्पोरली स्टोर होता है एपिडिडाइमिस में। और उसके बाद जाता है वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस के माध्यम से वो आता है पहले किससे मिलता है? सेमिनल वेसिकल से, और सेमिनल वेसिकल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड से। और प्रोस्टेट ग्लैंड पे मिलके पूरे तरीके से मैच्योर हो जाता है। उसके बाद बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड वाटरी फ्लूइड सीक्रेट करती है। उसके 1 सेकंड या बहुत नाम मात्रा में, बहुत जस्ट ये क्या होता है? स्पर्म मूव करते आगे बढ़ता है। क्यों? ताकि उसको मूव करने के लिए वो वाटर मिल जाता है और जल्दी से मूव करता है और मीटस के रास्ते आउट हो जाता है। स्पर्म के आउट होने को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। यहां हम बात करें तो बाबू यहीं पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिन मूत्र की थैली होती है, और इसे हम यूरेटर के माध्यम, कहां से? किडनी से यूरेटर आ रहा है और यही यूरेटर यूरिन लेके आएगा। ये पूरा क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये था ओवरऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहीं पे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम खत्म करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि आग लगा दो पूरे YouTube पे। समझ रहे हो हमारी बात? खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो और खूब आगे बढ़ो। तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है।